अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज का जो हमारा लेक्चर है हम स्टार्ट करने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 11 फर्स्ट ईयर बायोलॉजी का। वो हमारे पास है बायो एनर्जेटिक्स। सबसे पहले हम बायो एनर्जेटिक्स की डेफिनेशन देखते हैं। बायो एनर्जेटिक्स की डेफिनेशन इस तरह से है, इट इज़ द क्वांटिटेटिव स्टडी ऑफ एनर्जी रिलेशनशिप्स एंड एनर्जी कन्वर्जन्स इन ए बायोलॉजिकल सिस्टम। अब यहाँ पे डेफिनेशन में दो बातें कही गई हैं। एक कहा गया है कि एनर्जी रिलेशनशिप्स की कि आपस में एनर्जी के ताल्लुकात क्या हैं, और दूसरी बात कही गई कि एनर्जी कन्वर्जन्स कि एनर्जी कन्वर्ट किस तरह हो रही है, किसके अंदर, बायोलॉजिकल सिस्टम्स के अंदर यानी लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर एनर्जी के ताल्लुकात और एनर्जी की कन्वर्जन्स की जो क्वांटिटेटिव स्टडी है हम उसको नाम देते हैं बायो एनर्जेटिक्स। तो ये इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन हमारे पास आता है कि व्हाट इज बायो एनर्जेटिक्स। तो हम क्या कहेंगे, क्वांटिटेटिव स्टडी ऑफ एनर्जी रिलेशनशिप्स एंड एनर्जी कन्वर्जन्स इन द बायोलॉजिकल सिस्टम्स इज कॉल्ड बायो एनर्जेटिक्स। अब बायो एनर्जेटिक्स में क्या होता है, बायो एनर्जेटिक्स ओबेज द लॉज ऑफ थर्मोडायनामिक्स। अब थर्मोडायनामिक्स के जितने भी लॉज हैं बायो एनर्जेटिक्स उन सबको फॉलो करता है, यानी कि ओबे करता है। अब लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स क्या है हमारे पास, द एनर्जी कैन नेदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड बट इट कैन बी ट्रांसफॉर्म इनटू वन फॉर्म टू इनटू अनदर फॉर्म। कि एनर्जी को ना तो हम बना सकते हैं ना हम उसको डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, बल्कि एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में उसको कन्वर्ट कर सकते हैं। जैसे कि अगर हमारे पास एक सोलर एनर्जी है, हम उसको डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते, ना ही हम उसको बना सकते हैं, बल्कि हम उसको सोलर एनर्जी से केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर सकते हैं। इसी तरह केमिकल एनर्जी को फिर हम मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पर ये क्लियर हो गया कि ऑल दी जो हमारे पास जितने भी थर्मोडायनामिक्स के लॉज हैं वो बायो एनर्जेटिक्स में फॉलो किए जाते हैं। अब इसके बाद है ऑल ऑर्गेनिजम्स नीड एनर्जी टू लिव एंड परफॉर्म द फंक्शंस। जितने भी ऑर्गेनिज्म हैं उन सबको जिंदा रहने के लिए और अपने काम परफॉर्म करने के लिए एनर्जी की ज़रूरत होती है। इस दुनिया में, इस अर्थ पर जितने भी ऑर्गेनिजम्स हैं जो उनको एनर्जी मिल रही है, उसका सबसे बेसिक सोर्स हमारे पास सोलर एनर्जी है जो कि सन से आ रही है। अब सनलाइट को क्यों हम डायरेक्टली किसी भी मेटाबॉलिज्म में इस्तेमाल नहीं कर सकते, लिविंग ऑर्गेनिज्म में हम सोलर एनर्जी को डायरेक्टली यूज़ करके अपने काम और ज़िंदा रहने के लिए इस्तेमाल नहीं कर सकते, बल्कि ऐसा होता है कि ऑर्गेनिजम्स सिर्फ और सिर्फ केमिकल एनर्जी को यूज़ करते हैं, फिर उससे फर्दर कन्वर्जन होती हैं। अब केमिकल एनर्जी हमारे पास कहाँ से आएगी, जब प्लांट जिनके अंदर क्लोरोप्लास्ट मौजूद होता है वो सनलाइट को कैप्चर करते हैं। सनलाइट को कैप्चर करने के बाद वो उस सनलाइट की एनर्जी को, सोलर एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर देते हैं। और वो केमिकल एनर्जी किस फॉर्म में होती है, हमारे पास ग्लूकोज की फॉर्म में होती है जो कि एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है। इसका मतलब है क्लोरोप्लास्ट कैप्चर सनलाइट एंड कन्वर्ट इनटू द केमिकल एनर्जी। अब जब इस ज़मीन के ऊपर फोटोसिंथेसिस का आगाज़ हुआ, तब क्या हुआ, फोटोसिंथेसिस के नतीजे में हमें पता है कि ऑक्सीजन रिलीज होती है। जब ऑक्सीजन रिलीज होना शुरू हुई तो इस एटमॉस्फेयर के अंदर ऑक्सीजन जमा होना शुरू हो गई। तो हम कह सकते हैं इमर्जेंस ऑफ फोटोसिंथेसिस कन्वर्टेड द अकामुलेशन causes the accumulation of molecular oxygen slowly। अब जैसे जैसे ऐसा ऐसा फोटोसिंथेसिस का आगाज़ होता गया तो एटमॉस्फेयर के अंदर ऑक्सीजन भी जमा होना शुरू हो गई। जब ऑक्सीजन जमा होना शुरू हो गई तो इसने रेस्पायरेशन के प्रोसेस यानी सेलुलर रेस्पायरेशन के प्रोसेस को एवोल्यूट किया। इससे एवोल्यूशन हुई किसकी, सेलुलर रेस्पायरेशन के प्रोसेस की एवोल्यूशन हुई। तो हम कह सकते हैं प्रेजेंस ऑफ फ्री ऑक्सीजन एज अ रिजल्ट ऑफ फोटोसिंथेसिस मेड पॉसिबल द एवोल्यूशन ऑफ रेस्पायरेशन। उसके बाद हमारे पास आता है बच्चों के रेस्पायरेशन में क्या होता है। अब रेस्पायरेशन क्या करेगा, जो ग्लूकोज का मॉलिक्यूल केमिकल एनर्जी किस में बनी थी, फोटोसिंथेसिस के नतीजे में बनी थी। रेस्पायरेशन में क्या होता है, उस ग्लूकोज को तोड़कर एनर्जी रिलीज की जाती है। अब उसको एनर्जी का कुछ पोर्शन स्टोर कर लिया जाता है इन द फॉर्म ऑफ ए केमिकल कॉल्ड एज एटीपी, जिसे हम कहते हैं एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। अब एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट एक लिंक है किसके दरमियान, कैटाबोलिज्म और एनाबोलिज्म के दरमियान। किस तरह से, पहली बात तो यह है कि जितने भी केमिकल रिएक्शन एक ऑर्गेनिज्म के अंदर हो रहे होते हैं उन सबको हम कहते हैं ओवरऑल मेटाबोलिज्म। अब फिर मेटाबोलिज्म की दो टाइप्स हैं, कैटाबोलिज्म और एनाबोलिज्म। ऐसे रिएक्शन जिसमें बड़े मॉलिक्यूल्स को तोड़कर छोटे मॉलिक्यूल्स में कन्वर्ट किया जाता है वो हमारे पास कहलाता है कैटाबोलिज्म। और ऐसा प्रोसेस जिसके अंदर छोटे मॉलिक्यूल्स को मिलाकर एक बड़ा मॉलिक्यूल बनाया जाता है उसको हम कहते हैं एनाबोलिज्म।
अब जब कैटाबोलिज्म होगी तो उसके नतीजे में एनर्जी रिलीज होगी, यानी एटीपी रिलीज होंगे। और जब हमारे पास कोई बड़ा मॉलिक्यूल बनेगा, एनाबोलिज्म होगी, उसमें एनर्जी के मॉलिक्यूल अब्जॉर्ब होंगे, यानी एटीपी इन्वॉल्व होगी। अब होगा क्या कि जो फोटोसिंथेटिक प्लांट्स हैं, यानी कि हायर लैंड प्लांट जो ज़मीन के ऊपर मौजूद होते हैं, वो सोलर एनर्जी को यूज़ करते हैं और एक ऑर्गेनिक कंपाउंड यानी कि ग्लूकोज तैयार कर देते हैं। अब ग्लूकोज क्या है, हमारे पास एक कार्बोहाइड्रेट है, तो हम कह सकते हैं फोटोसिंथेटिक प्लांट्स such as higher land plants use solar energy to synthesize organic compound such as glucose। अब देखें, जो ग्लूकोज बन गई होगी फोटोसिंथेसिस के नतीजे में, अब सेलुलर रेस्पिरेशन के प्रोसेस उसको यूज़ करेगा और फिर उस ग्लूकोज के अंदर मौजूद जो स्टोर्ड एनर्जी है उसको रिलीज करेगा। किस फॉर्म में रिलीज करेगा? एटीपी की फॉर्म में रिलीज करेगा। तो हम इसको जनरली क्या कह सकते हैं? फोटोसिंथेसिस इज एनर्जी कैप्चरिंग प्रोसेस एंड सेलुलर रेस्पिरेशन इज एनर्जी रिलीजिंग प्रोसेस। तो इससे जो नेक्स्ट लेक्चर आएगा, ये इंट्रोडक्टरी लेक्चर था 11th चैप्टर का। इससे नेक्स्ट जो टॉपिक आएगा, लेक्चर आएगा, उसमें इंशाल्लाह हम फोटोसिंथेसिस को डिटेल में स्टडी करेंगे, उसके सारे एस्पेक्ट देखेंगे। अगर आप लोगों को ये लेक्चर समझ आ गया है तो आप लोगों से गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के बटन को प्रेस करें ताकि आने वाला हर लेक्चर आपको बर वक्त पहुंच सके। थैंक यू सो मच।